नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगा और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी भी समारोह में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की अंतिम बैठक। आज बिहार के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है और ऐसे में नीतीश कुमार आज राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और गांधी मैदान में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार की गठन प्रक्रिया तेज हो गई है। एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा और इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें हासिल की और ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है और जिसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी को 19 और अन्य सहयोगियों ने 9 सीटें जीती है। जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की अंतिम बैठक आज बुलाई है और इस बैठक में वर्तमान विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे और ये औपचारिक नई सरकार गठन की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है और 22 नवंबर को ये कार्यकाल खत्म होगा और इसीलिए सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय से पहले पूरी की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज शपथ ग्रहण आज सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे और ऐसे में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ नवीन जी जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि बिहार में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। क्या कुछ कहेंगे नवीन जी? जी बिल्कुल, नमस्कार अनीता जी। देखिए, ऐसा है कि ये आज इस्तीफा हो जाएगा, उसका 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार जी का। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि इस बार जो कैबिनेट बनेगी उसमें बहुत सारे आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे। एक बड़ा सामंजस्य देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसमें तो महारत हासिल है क्योंकि बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार करते हैं अलग अलग फूलों को लेके। तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छी छवि के लोग भी आएंगे इस बार कैबिनेट में जो काम करने वाले हों। तो नवीन जी, ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार जैसे महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है तो क्या इस मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह मिलेंगी? निश्चित तौर पर बिल्कुल मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह भी मिलेगी और उसके अलावा जो कमिटमेंट एनडीए ने किए हैं चुनाव के दौरान उन पे भी वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ बिहार को जिस तरीके के औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र के अंदर विकास की काम करने की जरूरत है उन पर वो ध्यान देंगे। आईटी सेक्टर को वहां विस्तार करने की बहुत जरूरत है, बसाने की जरूरत है जिससे कि वहां के युवाओं को रोजगार मिल सके, पलायन के मुद्दे रुक सकें। ये सब बड़े मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल यूनाइटेड ने ऐसा कोई ब्लूप्रिंट तैयार वो करेंगे जिससे बिहार की आम जनता को लाभ मिले और निश्चित तौर पर एक अच्छा। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में युवाओं को भी जगह मिले। निश्चित तौर पर मैं लगता है कि देखिए, अभी सबसे कम उम्र की मैथिली ठाकुर जीत के आई हैं तो हो सकता है उनको एक मौका दिया जा सकता है, भले ही किसी राज्य मंत्री के तौर पर, तो दिया भी जाना चाहिए। युवाओं के अपने सपने होते हैं, वो ज्यादा समझते हैं आज के नए परिवेश को, तो उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और एक अच्छा मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए जिसमें मंत्रियों को स्वतंत्रता हो। देखिए, हम लोगों ने अभी जो विगत सरकारें देखी हैं, मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि केंद्र की सरकार को भी आप देखें तो तमाम मंत्रिमंडल के मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम तक जनता नहीं जानती क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। वो पावर बिहार में आपको देनी पड़ेगी अपने मंत्रियों को ताकि जनता के काम जो है वो मंत्री गण अपने अपने विभाग के अनुसार कर सके। उनको थोड़ी सी आजादी दी जाए ताकि बेहतर विकास का एक खाका खींचा जा सके और उसको अमल में लाया जा सके। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे है नवीन जी। 6 विधायक पर 1 मंत्री जी, तो ये कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट बन रही है उसमें 6 विधायकों पर 1 मंत्री होंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है, ये सही होगा कि 6 पर 1? नहीं, देखिए ऐसा है कि
प्रत्येक 6 विधायक में से एक आंकड़ा निकाला जाता है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है योग्यता के आधार पर इनको मंत्रियों को बनाना चाहिए, लोकप्रियता के आधार पर भी बनाना चाहिए, लेकिन कम से कम ये उनसे विजन डॉक्यूमेंट मांगे थे कि तरीका जो होता है। अब मंत्रियों बनाने सारे विधायकों से कहिए अपना अपना विजन डॉक्यूमेंट लाइए, आप किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, और अगर प्रदेश के विकास की बात की जाए तो आपका ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये दोनों चीजें अगर वो लोग देते हैं, उसके बेसिस पे आप अगर मंत्रियों को गठन करेंगे, मंत्रिमंडल बांटेंगे, तो मैं समझता हूँ बेहतर सरकार चलेगी, वो नजीर बन जाएगी। नवीन जी, समय का थोड़ा सा अभाव है और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बता दें कि बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और ऐसे में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और ऐसे में जोरों शोरों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्र की राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर से संबंधित जनहित याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर। बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट सख्त है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मांगा था हलफनामा और आज इस पर सुनवाई होगी। पंजाब और हरियाणा की सरकार से मांगा था हलफनामा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। जनहित याचिका पर आज होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर हलफनामे के लिए आज याचिका को आदेश दिया था और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त है। जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास जोगी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि आज प्रदूषण पर लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है, क्या कुछ कहेंगे विकास जी? आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही बात। जो आज सुनवाई है प्रदूषण को लेकर, सबसे बड़ा विषय सामाजिक रूप से भी होने का है कि होता क्या है कि बार बार हर साल का है ये, ऐसा नहीं है कि एक बार ही हो रहा, हर साल से है। तो सरकार कब तक पराली रोक पाएगी? मुझे नहीं लगता सरकार होगी। इसके लिए खुद किसानों को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली सिर्फ उसी के लिए लाभदायक नहीं है कि किसानों के लिए लाभदायक हो, ये हर किसी के लिए लाभदायक है। क्योंकि जो रहने वाला है, हमको जो है भारतीय संविधान आर्टिकल 21 भी एक स्वच्छ जीवन जीने की लिए प्रावधान देता है, लेकिन हम लोग करते क्या, सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये सब चीजें। प्रदूषण का विषय सिर्फ ओनली पटाखा भी नहीं होता कि देखा जाए कि दीपावली को हम आरोप लगाते हैं पटाखे से हो जाता है। तो अब वहाँ इस याचिका वाले विषय पर भी एक बार आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। एक एयर कंट्रोल एक्ट है हमारा, उसमें धारा 7 किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से रोकती है जो हवा प्रदूषित करता हो। और दूसरा, इसी की जो धारा 15 भी 7 जो धारा 7 का उल्लंघन करेगा उसको 15 के तहत उसे सजा और जुर्माना होगा। लेकिन ये लागू क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब हर साल दीपावली के बाद नवंबर दिसंबर का जब समय आता है तो पराली का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार टिप्पणी करती है। और दूसरा देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक निर्माण की बिल्डिंग निर्माणाधीन चल रही है। तो इन सब चीजों को कुछ ना कुछ देखा तो सामाजिक रूप से आम लोग भी इसके जिम्मेदार है, सिर्फ और सिर्फ पराली का विषय नहीं होगा। और दूसरा, इसमें एनजीटी ने तो पहले ही ये सब प्रतिबंध कर रखा है कि दिल्ली के अंदर एनसीआर में कहीं भी कोई निर्माण दिन न हो, कोई बिल्डिंग को तोड़फोड़ नहीं किया, लेकिन इसको गंभीरता से कोई आज तक नहीं ले पाया। जब तक कि इसमें केंद्र सरकार को एक कड़ा कानून बना पाएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये फिर अन्य स्टेट कोर्ट कुछ करे और उसको लागू कर पाए। तो क्या ये प्रदूषण सिर्फ पराली जलाने से ही हो रहा है? गाड़ियों को लेकर भी लगातार सख्त सरकार दिखाई दे रही है, दिल्ली सरकार भी तरह तरह के कदम उठा रही है, तो हम सिर्फ एक पराली वाले को लेकर ही मुद्दा क्यों चल रहे हैं विकास जी? तो एक बार ये देखा जाता है ना कि मतलब गांव की कहावत है, अगर मतलब मजबूत आदमी को हम नहीं कुछ कर पा रहे तो कमजोर आदमी को दबा दिया जाता है। तो वही शान किसानों की है कि किसानों को मतलब घूम फिर कर हमको क्या करना है, सिर्फ किसानों के ऊपर इंडिकेट कर देना है। जबकि दिल्ली के अंदर कार को लेकर एक पिछली सरकार में ईवी नॉट वाला जो फॉर्मूला आया था वो भी कहीं हद तक ठीक लगा था। और दूसरा रहा कि कार के अलावा भी निर्माण दिल्ली एनसीआर के अंदर इतने बहुत भयंकर स्पीड से हो रहा है कि जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। पुरानी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, खुलेआम तोड़ी जाती है, उन पर कोई कवरिंग नहीं होती। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग तोड़ी जाती है उसको कवरिंग कर लिया जाए तो शायद कुछ हो जाए, ये कोई भी नहीं। पानी का छिड़काव पे ठीक नहीं होता। अगर देखो कुछ दिल्ली का कुछ क्षेत्र देखा जाए वहां कुछ साफ सफाई है, बाकी तो सारी चीजें गंदगी से भरमार है।
और अगर देखा जाए दिल्ली सरकार की बात करेंगे, पिछले दिल्ली सरकार चुनाव में कूड़े के ढेर को लेकर कितना इनने हल्ला किया था। आज भी देखा जाए कूड़े के ढेर ज्यादा स्थिति बने हुए, तो इस पर भी हम नहीं जाएंगे। हमारा टॉपिक वैसे पराली वाला था, तो पराली को लेकर हमें सिर्फ और सिर्फ पराली के साथ भी अन्य हमें बड़े कानून बनाने होंगे और इस पर केंद्र सरकार को ही कोई कानून बनाना होगा। चलिए विकास, थोड़ा सा समय का अभाव है, रोकने के लिए बहुत माफी चाहूंगी, पर तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और ये सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वायु गुणवत्ता लगभग गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है और प्रधान न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और साथ ही जस्टिस NV के पीठ मामले की आगे की सुनवाई करेगी। और 12 नवंबर को पिछली सुनवाई में पीठ ने वायु गुणवत्ता पर चिंता जताई थी और पंजाब और हरियाणा की सरकार को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और इससे पहले 3 नवंबर को शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की हलफनामा दायर करने के NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति को और भी बिगाड़ने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर राजधानी दिल्ली की हवा अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। सुबह भी दिल्ली के आसमान में धुंध छाई रही और बता दें कि पिछले कई दिनों से शहर में वायु की गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुबह करीब 6 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी 427 दर्ज की गई और इसके साथ ही जो कि काफी गंभीर श्रेणी में आती है। बता दें कि दिल्ली पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जहरीली हवाओं में लोग सांस ले रहे हैं और कृत्रिम बारिश की कोशिश भी विफल रही है। और इसके बाद से 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 6 स्टेशनों में वायु गुणवत्ता सूचांक 400 ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि काफी गंभीर श्रेणी में आता है। तो वहीं 32 स्टेशनों में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते पिछले कई दिनों से GRAP 3 के तहत प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके साथ ही असर ये भी है कि राजधानी में अब इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने वायु गुणवत्ता सूचांक के इस स्तर को बच्चे, बुजुर्ग और सांस संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक बताया है, जिसके चलते उन्हें घर के अंदर रहने के लिए और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता काफी खराब समय से चल रही है और ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है, मास्क पहनने की सलाह दी गई है और इसके साथ ही लगातार दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में चली गई है। दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में है और ऐसे में लगातार घने कोहरे देखने को मिल रहे हैं। 427 AQI पहुंचा है। प्रतिबंधों के बाद भी दिल्ली में राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की हवा बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बांग्लादेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मामले में एक विशेष ट्रिब्यूनल का फैसला आने से पहले अभियोजन पक्ष ने उनके लिए मृत्युदंड की सजा दोहराई है और आज बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है और इसके साथ ही शेख हसीना के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में चल रहे मुकदमे में आज फैसला सुनाया जाएगा। ICTBD के प्रोसिक्यूटर गाजी H तमामी ने कहा है कि हसीना के लिए अधिकतम संभावना सजा की मांग है और इसके अतिरिक्त उनमें दोषियों की संपत्ति जब्त करने का अनुरोध किया गया है और इससे शहीदों को घायल और परिवारों में वितरित किया जा सकता है। बता दें कि आज बांग्लादेश में हर तरफ हिंसा देखने को मिल रही है। ढाका में पुलिस का हिंसा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए हैं और आज आने वाले फैसले से पहले ही कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ दुबे, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और उनसे जानते हैं कि बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। सिद्धार्थ जी। जी नमस्कार अनीता जी। डेली 24 भारत के सभी दर्शकों को सिद्धार्थ दवे का नमस्कार। जय। देखिए आज बांग्लादेश एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ढाका में सुरक्षा हालात अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनकी भी भारी तैनाती हो गई और राजधानी में यानी ढाका में पुलिस को सीधे आदेश दिए जा चुके हैं कि हिंसा को गोली चलाने से भी परहेज न किया जाए। देखिए पृष्ठभूमि आपके दर्शकों को समझना जरूरी है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें बांग्लादेश की आयरन लेडी भी कहा जाता है, आज उन्हीं पर मानवता के खिलाफ अपराध यानी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोपों पर जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल है ICTBD,
उसको अपना आज फैसला सुनाने जा रहा है। और ये जो मुकदमा है अनीता जी, उनकी अनुपस्थिति में चल रहा है, शीना की अनुपस्थिति में, क्योंकि वो पहले ही देश छोड़ चुकी हैं। और जो अभियोजन पक्ष, विशेषकर आईसीटी के जो प्रोसिक्यूटर हैं एमएच तालीम, उन्होंने अदालत के सामने मौत की सजा की मांग दोहराई है। और जी, और इतना ये भी कहा है कि दोषियों की संपत्तियां जो है उनको जब्त किया जाए और उन्हें 1971 के युद्ध में जो मारे गए हैं और जो घायल परिवार है उनको दिया जाए। और ये मांग बताती है कि मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि बेहद भावनात्मक और राजनीतिक रूप से चार्ज है। अब सवाल यह है कि कानून व्यवस्था इतनी तेजी से क्यों बिगड़ रही है? तो पहला कारण है कि शेख हसीना का जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है, उनके समर्थक और उनके विरोधी दोनों सड़क पर उतरने को तैयार हैं। एक और उन पर मानवाधिकार, हालांकि शेख हसीना के बेटे का बयान भी सामने आया है और वो कह रहे हैं कि अगर यूनुस सरकार पर वो बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं और उनका कहना है कि हमारी पार्टी बैन है और ऐसे में आने वाले चुनाव में हम जमकर प्रदर्शन करेंगे। उनके बेटे का बयान आ रहा है। बिल्कुल जी, एक और उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और विपक्ष को कुचलने और तानाशाही का आरोप है। और दूसरी ओर जो उनके समर्थक है, आपने बताया उनके सुपुत्र का बयान है, वो ये मानते हैं कि पूरा ट्रायल जो है ये राजनीतिक प्रतिशोध, एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रहा है। दूसरा कारण जो है अनीता जी, वो एक नेतृत्व का वैक्यूम और सत्ता संघर्ष। शेख हसीना के हटने के बाद जो एक राजनीतिक पॉलिटिकल स्पेस खुला है और कई समूह उसे जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से तौर पर जो इस्लामिस्ट आउटफिट्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रेडिकलाइज इस्लामिस्ट आउटफिट्स, वो बहुत सक्रिय हो गए हैं और जिससे सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अस्थिरता का जो क्षेत्रीय प्रभाव। देखिए, बांग्लादेश में जो भी होता है उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है, चाहे वो सीमा सुरक्षा हो, अवैध घुसपैठ हो या फिर धार्मिक कट्टरपंथ, मजहबी कट्टरपंथ, तो और या फिर आर्थिक सहयोग हो। तो ये सभी का जो पूरा प्रभाव है ये पूरे भारत के उपमहाखंड पे पड़ता है। बिल्कुल, अगर इसका असर भारत पे पड़ा है तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो बॉर्डरों पर तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी। और देखिए, तनाव ढाका में इतना बढ़ चुका है कि इंटरनेट बंद करवा दिए गए हैं और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मैंने शूटेड साइट के ऑर्डर्स आ चुके हैं। और ये साफ दिखाता है कि बांग्लादेश एक क्रिटिकल और एक पोटेंशियल मेल्टडाउन की स्थिति में खड़ा है। देखिए, पोटेंशियल मेल्टडाउन मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आने वाले समय में सिविल वॉर जैसी घटना वहां पे बढ़ सकती है और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका इतनी गंभीर है कि सरकार एक एक्टिव डिप्लॉयमेंट और इमरजेंसी प्रिपरेशन रही है। और भारत की ये पूरा घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है अनीता जी। हमारी देखिए लगभग 4,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी एक सीमा है जो बांग्लादेश के साथ है। और अगर ढाका में राजनीतिक हिंसा बढ़ती है तो इसका सीधा असर सीमा पर, व्यापार पर, सुरक्षा पर और जो अवैध गतिविधियां हैं उसमें बेहद गहरा एक प्रभाव पड़ सकता है। और इसीलिए भारत को स्थिति पर गहन नजर रखनी होगी, क्योंकि बांग्लादेश का स्थिर रहना सिर्फ उनका हित नहीं लेकिन पूरे भारतीय उपमहादेश, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की स्थिरता का भी एक सूचकांक हो जाता है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आज बड़ा फैसला आ सकता है और ऐसे में बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर कृष्णा माइनिंग वर्कर्स की खदान में हुए भूस्खलन हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम दौर में पहुंच गया है। मलबे में दबी 2 विशाल चट्टानों ने बचाव कार्य में बड़ी बाधा बनी हुई थी और पिछले 48 घंटों से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही थी और अब तक 4 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं। और इसी बीच माइनिंग कंपनी के 2 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। और इसके साथ ही एसडीएम ने घटनास्थल से जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि रेस्क्यू अभियान अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा है कि 2 बड़ी चट्टानें मलबे हटाने में मुख्य बाधा बनी हुई थी, लेकिन हमारी विशेष टीमों और उपकरणों की मदद से इन्हें हटाने में जुटी हुई है और अब तक 4 शव बाहर निकाले जा चुके हैं और बाकी दबे मजदूरों को बाहर निकालने का काम तेजी से चल रहा है। बता दें कि करीब 14 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनें तैनात की गई है। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्दी सभी शव को बाहर निकाल लिया जाएगा। पीड़ित परिवारों को सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
बता दें कि खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर पिछले दिनों ये हुआ हादसा। उसके बाद से लगातार एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और करीब 14 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन 4 मजदूरों के शव अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं। और ऐसे में लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रदुम दीक्षित जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि लगातार एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी हुई है और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है। प्रदुम जी। जी अनीता जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिला सोनभद्र में एक जगह है ओबरा स्थित में जो है ओबरा बिल्ली मारकुंडली में ये जो है पत्थर की खदान चल रही थी, जिसमें बड़े बड़े जो पत्थर थे वो तोड़े जा रहे थे, जिसको लेकर के एक बड़ा हादसा हुआ है। शनिवार सुबह करीब लगभग 3 बजे के समय ये काफी बड़ा हादसा हो गया कि जिसमें जो भी वहां पे मजदूर कार्य कर रहे थे वो अचानक एक बड़ी पहाड़ी तोड़ने के लिए बारूद रख करके वहां ब्लास्ट किया गया, जिसको लेकर के वो जो बारूद की मात्रा थी वो काफी ज्यादा मात्रा थी, जिससे अचानक एक बड़ी पहाड़ी का टुकड़ा टूट करके और नीचे गिर गया, जिसमें काफी मजदूर धंस गए। और अभी तक जो सामने निकल के आ रहा है वो 5 मजदूरों की मौके पर मौत हो चुकी है और अभी लगातार 40 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी लगातार ऑपरेशन जारी है, जिसमें एसडीआरएफ व एसडीआरएफ टीम लगातार लगी हुई है। वहीं कहीं ना कहीं ड्रोन कैमरे से भी लगातार इस चीज की खोज की जा रही है कि अभी कितने मजदूरों के दबे होने की आशंका और कितने लोग बाहर निकाले जा चुके हैं अभी तक। देखिए वहां पे जो मजदूर कार्य कर रहे थे वो लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा वहां पे मजदूर थे जो कि वहां कार्य कर रहे थे, जिसमें अभी तक सिर्फ 5 वहां पे 100 निकाले गए हैं। बाकी के अभी भी मजदूर उसमें दबे होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अभी बाकी के मजदूर वहां पे नहीं निकल पाए हैं और 40 घंटे से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन अभी तक जो भी सामने निकल के आ रहा है सिर्फ अभी आज जो सुबह 200 निकाले गए हैं और रविवार को भी 2 निकाले गए थे। उसके पहले अभी कल शाम के समय भी 100, जिसमें अभी तक पूरी जो संख्या हुई है वो 500 निकाले जा चुके हैं, जिनको पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेजा गया है। ऐसे में क्या लग रहा है प्रदुम जी कि आज ये पूरी तरह से जितने भी शव उसमें दबे हुए हैं वो बाहर निकाले जा सकते हैं, जो मजदूर दबे हुए हैं उनको बाहर आज निकाल लिए जाएंगे? बिल्कुल, अभी लगातार जो टीम लगी हुई है तो वो लगातार ऑपरेशन जारी है। हो सकता है कि अभी आज जो शाम तक और भी कुछ वहां से जो मजदूर हैं, अब ये तो कह पाना उचित नहीं है कि वहां पे वो मृत में अवस्था में निकलेंगे या घायल अवस्था में निकलेंगे, ये भी कह पाना उचित नहीं है। लेकिन कुछ अभी आज भी मजदूर वहां से निकाले जाएंगे। तो वहीं पे एक जो मजदूर की मौत हुई है, जो 5 मजदूर की मौत हुई है, उसमें लेकर के एक मजदूर जो जिसके छोटे भाई का नाम छोटू यादव है, उसके तहरीर पे वहीं पे जो ओबरा कोतवाली है वहां पे जो माइनिंग कंपनी चल रही थी, उसके मालिक के साथ साथ 3 लोगों पे FIR दर्ज कराई है और अभी आगे की जो है वहां पे कार्रवाई जारी है। लेकिन जो ऑपरेशन चल रहा है वो लगभग 40 घंटे पूरे बीत चुके हैं। जो मजदूर अंदर दबे हुए हैं उनके परिजनों से क्या बातचीत हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, अभी वहां पे जो परिजन हैं, जितने भी वहां जो मजदूर कार्य कर रहे थे वो कुछ वहीं के रहने वाले थे, बाकी कुछ गोंडा के हैं, कोई बिहार के हैं, काफी दूर दूर के वहां पे जो मजदूर थे। तो अभी वो लोग वहां पे पहुंचे हैं, कुछ लोग पहुंचे हैं, बाकी लोग अभी पहुंच रहे हैं। तो उनसे अभी जो बात क्योंकि वहां पे किसी प्रकार की नहीं हो पाई है, क्योंकि बात करना क्या, अभी जो निकाले गए हैं 100 सिर्फ उनके ही परिजन वहां पे पहुंचे हैं। तो उन्होंने ये सीधे तौर पे यही कहा है कि यहाँ पे जो मजदूर कार्य कर रहे थे उनको किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं पूरी जो ये कमियां आ रही हैं, वो जो कंपनी के मालिक हैं उनकी कमियां सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर मजदूरों को पहले ही सुरक्षा व्यवस्था की सारी चीजें दी गई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। प्रदुम जी, और चलिए एक और लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? पुलिस अभी जो 3 लोगों के नाम से तहरीर दी गई है, जिसको लेकर के उन पे FIR दर्ज की गई है। लेकिन अभी आगे की कार्रवाई पुलिस का जो कहना है वो जब होगी, अभी और भी वहां से 100 निकल सकते हैं। साथ साथ में वहां पे जो हो सकता है कि उनके जो 100 निकलेंगे, उनके जो परिजन होंगे वो भी कार्रवाई की मांग करेंगे। तो इसीलिए जितने भी वहां पे 100 निकलेंगे उसी आधार पे और वहां जो लोग पहुंच रहे हैं वो सभी को देखते हुए पहले जितने भी वहां पे मजदूर दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। उसके बाद में फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी कंपनी है जिस हिसाब से उसका मुआवजा वगैरह को लेकर के या क्या कुछ आगे वो जो उनके परिजन है वो क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं, वो आगे फिर ये चीज जो है सामने निकल के आएंगी। और चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रदुम जी बहुत बहुत धन्यवाद।
बता दें कि लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 4 शव को बाहर निकाला जा चुका है और सोनभद्र में ये बड़ा हादसा हुआ था और इसके बाद से एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।